हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ कैम क्लासेस में। मैं हूं विमल, आप सभी का केमिस्ट्री मेंटोर। और आज इस वीडियो में बेसिकली हम लोग बात करने वाले हैं कि सीएसआईआर नेट का एग्जाम एक्चुअली में है क्या। आप इस एग्जाम को क्रैक करते हैं तो आपको इसको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, और आप किस कैरियर के लिए अगर एस्पायर कर रहे हैं तो उसे उसके लिए आपको इस एग्जाम को देना चाहिए। सबसे पहले आपके सामने ये एक थोड़ा सा ओवरव्यू है। सीएसआईआर नेट के एग्जाम में हर साल इतने इतने स्टूडेंट्स बैठते हैं हर एक एग्जाम में। उसमें से इतने इतने स्टूडेंट्स को जेआरएफ मिलती है, इतने स्टूडेंट्स को एलएस मिलती है, इतने इतने स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको पीएचडी ओनली में क्या कहते हैं क्वालिफाई किया जाता है। तो क्या है ये आखिर बात, कि क्या है ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो में। आप सभी का स्वागत है। अगर आप सीएसआईआर नेट की तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो इस चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि यहाँ पर हम आपको जीरो से लेकर एक एक इन्फॉर्मेशन, जो भी आपके लिए फ्री कंटेंट, बहुत सारी चीजें आप सभी के लिए लेकर आने वाले हैं। तो आप सभी का हमसफर बनकर मैं विमल आप सभी के साथ लगातार इस जर्नी में आप सभी के साथ जुड़ा रहूंगा। आज इस वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, जिसमें हम लोग बात करने जा रहे हैं कि सीएसआईआर नेट क्या है। कंप्लीट ओवरव्यू लिया जाए, अगर आप एक बिगिनर हैं या फिर अगर आप ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं बट फिर भी एग्जाम के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन ले लेनी चाहिए। ये मैटकेम क्लासेस के कुछ मेरे रिजल्ट्स हैं, इन पर लगातार हम लोग जो क्लासेस कराते रहते हैं उनके थ्रू जो ऑनलाइन पेड बैचेस भी चलते हैं, ठीक है, तो उनसे मैटकेम क्लासेस अभी तक आपको 1200 प्लस रिजल्ट्स दे चुका है। सबसे पहली और सबसे सिंपल बात आपने ये समझ लेनी है कि सीएसआईआर नेट एग्जाम एक्चुअली में है क्या। सीएसआईआर नेट एग्जाम आपकी टिकट है अगर आप रिसर्च फील्ड में जाना चाहते हैं या फिर टीचिंग फील्ड में जाना चाहते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, अगर आप टीचिंग फील्ड में जाना चाहते हैं तो सबसे बढ़िया टीचिंग क्या होती होगी आपके हिसाब से? सबसे बढ़िया टीचिंग होती होगी कि अगर आप क्या बने, प्रोफेसर बने। एक ऐसा प्रोफेसर जिसकी मंथली सैलरी 3.5 लाख रुपीस पर मंथ हो जाती है एक टाइम पर जाकर। टीचिंग ही करनी है ना, तो टीजीटी पीजीटी इन सबसे ऊपर उठकर अगर आप प्रोफेसर बन जाए, जिसकी स्टार्टिंग सैलरी आपकी होगी असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ, और इस असिस्टेंट प्रोफेसर की जो आपकी स्टार्टिंग सैलरी होगी वो होगी लगभग 1 लाख रुपए पर मंथ। लेकिन फिर आप बनेंगे एसोसिएट प्रोफेसर, आपकी सैलरी हो जाएगी 2.5 लाख। फिर उसके बाद आप बनेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर, तो फिर आपकी सैलरी हो जाएगी लगभग 3.5 लाख। मतलब बहुत ही बढ़िया ग्रोथ है इस फील्ड में। एक बिल्कुल रेस्पेक्टफुल आपकी जॉब है, इवन आईएएस पीसीएस लेवल से भी अच्छे या फिर मैं उससे बेटर ही लेवल समझता हूं एक असिस्टेंट प्रोफेसर का। दूसरी चीज है, रिसर्च में अगर आप वर्क करना चाहते हैं तो इस रिसर्च पर भी आप लगातार प्रोफेसर बनकर वर्क कर सकते हैं। तो इसका एक गेटवे है, ये आपकी टिकट है, यहां से शुरू होती है आपकी जर्नी। तो हो सकता है आप आज इस वीडियो देखने के बाद आपका पूरा कैरियर ही का जो डायरेक्शन है वो आप अपने बदलने पर एक बार विचार जरूर करें। सबसे पहले इस एग्जाम को कराता कौन है? सीएसआईआर नेट एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का एग्जाम है। कौन सा है? एलिजिबिलिटी। जैसे टेट का एग्जाम होता है, जैसे पीजीटी में तो कोई एलिजिबिलिटी एग्जाम होता नहीं है अलग से, बट जैसे आप एक एलिजिबिलिटी एग्जाम है, इस एग्जाम को क्रैक करने के बाद आप कुछ कुछ आपके पास ऑप्शंस होते हैं। सारी इंफॉर्मेशन डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जो भारत सरकार है उसका जो ये मानव संसाधन विकास समूह है, ह्यूमन रिसर्च डेवलपमेंट ग्रुप, इसके अंडर में आपका सीएसआईआर का एक सेगमेंट है। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का एक सेगमेंट बना रखा है भारत सरकार ने, जिसके माध्यम से वो देश में हो रहे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको रिसर्च की तरफ क्या करते हैं, अलाइन करते हैं। ये जो एग्जाम है नेट का एग्जाम, आपने इससे पहले नेट सुना होगा। तो नेट का एग्जाम जो होता है बेसिकली वो दो संस्थाएं कराती हैं। एक कराती है यूजीसी, और एक संस्था जिसको हम लोग आपकी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो है आपकी सीएसआईआर। ये जो सीएसआईआर है, ये सीएसआईआर बेसिकली 5 सब्जेक्ट में, जो कि मेन साइंस स्ट्रीम के सब्जेक्ट हैं, उनके लिए नेट का एग्जाम ऑर्गेनाइज करवाती है, जो कि है केमिकल साइंस, अर्थ साइंस, लाइफ साइंस, इसके बाद फिजिकल साइंस, मैथमेटिकल साइंस, इन 5 सब्जेक्ट्स में। तो यहाँ पर आ जाएगा फिजिकल साइंस, जो कि आपकी फिजिकल का फिजिक्स का हो जाता है, ठीक है, फिजिकल साइंस, और उसके बाद मैथमेटिकल साइंस, मैथमेटिकल साइंस इसके बारे में हो जाता है। फिजिकल साइंस मतलब फिजिक्स, केमिकल साइंस मतलब केमिस्ट्री, मैथमेटिकल साइंस मतलब मैथमेटिक्स, अर्थ एंड एटमॉस्फेरिक साइंस मतलब अराउंड एक तरीके से जियोग्राफी से रिलेटेड, अबाउट अवर अर्थ रिलेटेड, और दूसरा लाइफ साइंस का मतलब हो जाता है बायो के जितने भी स्टूडेंट्स हैं आपके। तो ये पहली बात आप समझ लीजिए कि यहाँ पर जो अगर आप साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं तो आपको नेट जो कराएगा वो सीएसआईआर कराएगा। तो आपको सीएसआईआर नेट लिखकर दिखेगा हर जगह, जो आपके काम का होगा। अगर आप इसके 5 सब्जेक्ट्स के अलावा किसी भी आपके कहते हैं ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट हैं आपके पास, जनरल क्या कहते हैं लिटरेचर के सब्जेक्ट हैं, जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं वो सारे के सारे आएंगे यूजीसी के।
तो उन सब्जेक्ट्स के लिए आपको यूजीसी नेट लिखकर देखने को मिलता है। ये बात हम लोग समझ गए। तो सीएसआईआर नेट क्या है? सीएसआईआर नेट एक एग्जाम है, जिस एग्जाम को जो एग्जाम बेसिकली हर साल में 2 बार होता है। तो जून के मंथ में एग्जाम होता है ये एक बार, और एक बार दिसंबर के मंथ में ये आपका एग्जाम होता है। और 2 बार ये एग्जाम कराया जाता है, जो कि क्या है, एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एग्जाम है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एग्जाम है। इस एग्जाम को देने के बाद आप क्या कर पाते हैं, 3 कैटेगरी में आप एलिजिबल हो पाते हैं। सबसे पहली कैटेगरी जो आपका रिजल्ट आती है, जिसको बोला जाता है जेआरएफ की कैटेगरी, ठीक है। तो आपका सीएसआईआर नेट का एग्जाम होगा, उसका रिजल्ट जो आएगा वो इन 3 कैटेगरीज में आएगा। अगर आपका रोल नंबर कैटेगरी 1 में आता है, तो फिर आप भारत सरकार के इस एचआरडीजी संस्था के अलोंग मिलने वाली आपकी हर मंथ की फेलोशिप के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। जेआरएफ का मतलब क्या होता है मैं समझाता हूं। ऐसा समझिए कि जब आप पीएचडी के लिए एनरोल करेंगे किसी कॉलेज में, तो आपको सीएसआईआर का ऑफिस हर मंथ लगभग 40,000 रुपए महीना आपको पीएचडी करने के लिए देगा। ये भारत सरकार का आपकी तरफ से क्या है, आपके लिए एक तरीके का इनिशिएटिव है, ताकि आप रिसर्च करें, ठीक है। इसके बाद दूसरा जो आप कैटेगरी 1 में अगर आपका रोल नंबर आया, तो आपको जेआरएफ भी मिलेगी। पूरे देश में आने वाले किसी भी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम के लिए जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, जो कि नेट क्वालिफिकेशन होना चाहिए आपका, आप उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। मतलब जैसे अगर आप उत्तर प्रदेश में हैं तो यूपीपीएससी के, राजस्थान में है तो आरपीएससी के, हरियाणा में है तो एचपीएससी के, हिमाचल में है तो एचपीपीएससी के, झारखंड में है तो जेपीएससी के, बिहार में है तो है बीपीएससी के। इन सारे पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से क्या होते हैं, आपके स्टेट में आने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज निकाली जाती हैं, जिनमें लिखा होता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कि आपके मास्टर्स या फिर एमएससी होनी चाहिए 55% के साथ, प्लस आपका क्या होना चाहिए, नेट होना चाहिए। ये बिल्कुल उसी प्रकार होता है जिस प्रकार आप पीजीटी के एग्जाम को जब अप्लाई करते हैं, तो वहां पर एमएससी के साथ साथ या मास्टर के साथ साथ बीएड मांगता है। वो एक कोर्स होता है, ये एक एग्जाम है, ठीक है। वो 2 साल का कोर्स होता है, ये सिर्फ एक एग्जाम है। और तीसरा आप क्या होता है, पीएचडी एडमिशन के लिए, मतलब अभी अभी नया रूल बना हुआ है कि अगर आप पूरे देश में, दुनिया मतलब इंडिया के किसी भी कोने में अगर आप पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो किसी भी कॉलेज में, किसी भी यूनिवर्सिटी में पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए आपको ये सीएसआईआर की तरफ से मिलने वाले इस पीएचडी ओनली वाले कैटेगरी में आपका रोल नंबर होना चाहिए। आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा कि यू आर एलिजिबल फॉर द एडमिशन ऑफ पीएचडी इन ऑल ओवर द इंडिया इन एनी कॉलेज और यूनिवर्सिटी। तब आपको क्या होगा, पीएचडी में एडमिशन मिलता है। इस कैटेगरी में जिनका बच्चों का नंबर आता है, जिनका रोल नंबर आता है, उनको क्या होता है कि जिस भी कॉलेज में पीएचडी के लिए ओपनिंग होगी, तो वहां पर आपको जाकर अपना ये सर्टिफिकेट देना है, फिर इंटरव्यू देना है। 75% वेटेज आपके सर्टिफिकेट से, मतलब उसकी तरफ से मिलेगा, और 25% वेटेज आपके इंटरव्यू का होगा। उसके बेसिस पर आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी और टॉप स्टूडेंट्स को क्या करा जाएगा, पीएचडी के लिए एनरोल कर लिया जाएगा। इस एनरोलमेंट के बाद आपको जेआरएफ मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये डिपेंड करता है कि आपका रोल नंबर कहां पर आ रहा है। कैटेगरी 1 का मतलब आप पीएचडी के लिए भी एलिजिबल हैं, पीएचडी एडमिशन के लिए भी एलिजिबल है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एलिजिबल है, और जेआरएफ के लिए भी एलिजिबल है। कैटेगरी 2 में अगर आपका रिजल्ट आता है, इसका मतलब आपको जेआरएफ नहीं मिलेगी, लेकिन आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो गए हैं, आप पीएचडी में एडमिशन के लिए एलिजिबल हो गए हैं, लेकिन उस पीएचडी के दौरान आपको जो स्टाइपेंड मैंने बताई है वो नहीं मिलेगी। और अगर आपका कैटेगरी 3 में रिजल्ट आता है, तो ना तो आप जेआरएफ के लिए एलिजिबल हैं, ना ही आप किसी असिस्टेंट प्रोफेसर वाली गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म फिल कर सकते हैं, बट आप पीएचडी में एनरोल हो सकते हैं, उसके लिए आप एलिजिबल हैं। अच्छा भाई, तो जेआरएफ क्या है, जरा इसको समझ लेते हैं। जेआरएफ ये क्या है, भारत सरकार की तरफ से मिलने वाला प्रति माह भत्ता, एक तरीके से समझ लीजिए। ये स्टाइपेंड है जो कि सीएसआईआर नेट की तरफ से, सीएसआईआर की तरफ से आप सभी को 37,000 रुपए प्रति माह पहले 2 साल के लिए, प्लस साथ ही साथ में जो एनुअल कंटिंजमेंट ग्रांट ऑफ 20,000 रुपए रिम्बर्समेंट डायरेक्टली टू द फेलो। आपको साल में किसी भी प्रकार के रिसर्च से रिलेटेड, जहां पर आप पीएचडी कर रहे होंगे, उसमें कोई इंस्ट्रूमेंट चाहिए, कुछ भी चाहिए, उसके लिए आपको 20,000 रुपए तक की ग्रांट मिलेगी सरकार की तरफ से, साल में टोटल 20,000 की। इसके अलावा 37,000 रुपए प्रति माह आपको मिलेगा पीएचडी करने के लिए, प्लस साथ ही साथ में आपको एचआरए मिलेगा। प्लस साथ ही साथ में क्या मिलेगा, आपको एचआरए मिलेगा। ये डिपेंड करता है, जैसे मान लीजिए अगर आप एक्स क्लास सिटी में है, तो ये एचआरए 11-12 हजार रुपए तक होता है, दिल्ली में होंगे अगर आप। तो अगर आप मान लीजिए किसी बहुत ही रूरल एरिया में है, बहुत ही किसी पुराने एरिया में है, तो 4 to 5,000 रुपीज पर मंथ मिलेगा। और अगर आप मॉडर्न, जैसे लखनऊ हो गया, कानपुर हो गया, इस टाइप की थोड़ी बीच की सिटीज में है, वाई क्लास सिटीज में, तो आपको 6 to 7,000 रुपीज पर मंथ ये मिलेगा अलग से।
तो ये रहने के लिए आपको अलग से HRA मिलता है। तो टोटल जैसे दिल्ली में अगर आप PhD करोगे तो लगभग 48-49,000 रुपीज पर मंथ तुमको मिलना स्टार्ट हो जाएगा पहले 2 साल के लिए। फिर वो बढ़कर तुम्हारा कितना हो जाएगा, देखो ऑन द कंप्लीशन 2 साल के बाद आपका क्या होगा, एक इवेल्युएशन होगा और उस इवेल्युएशन के बाद आपका 40,000 रुपीज पर मंथ फॉर द थर्ड एंड द सब्सिक्वेंट ईयर्स के लिए आपको क्या होगा, स्टाइपेंड आपका बढ़ जाएगा। 5 साल तक मिनिमम ये चलता है। वैसे आप क्या कहते हैं, जब तक आपकी PhD चलेगी तब तक आपको ये मिलेगा। दूसरा अब आगे बात कर लेते हैं, तो ये JRF के बारे में हम लोग समझ गए, सारी बात समझ गए। इसके बाद अगर हम लोग बात कर लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इस एग्जाम को देने का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। जो एग्जाम को देने का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वही JRF का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वही LS सबका हो जाएगा। तो इस एग्जाम में बैठने का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो जनरल कैटेगरी और EWS की कैटेगरी के लिए है कि आपके मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए आपकी मास्टर्स या फिर जो भी इक्विवेलेंट डिग्री आप अप्लाई कर रहे हैं। तो 55% से अगर आपके मार्क्स कम है तो आप इस एग्जाम को दे ही नहीं सकते हैं अगर आप जनरल या EWS कैटेगरी के हैं। और इसके अलावा अगर आप मान लीजिए OBC से हैं, SC से हैं, ST से हैं, PWD से हैं, थर्ड जेंडर में हैं, तो आपके लिए मिनिमम जो मार्क्स होने चाहिए वो 50% होने चाहिए, मतलब 5% का आपको रिलैक्सेशन है। इसके अलावा अगर आप मान लीजिए आर्म फोर्सेस में वर्क कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको 5% का अलग से रिलैक्सेशन मिलता है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, देखो यहां पर मैंने बता दिया। अब पहली बात, कौन कौन इस एग्जाम को दे सकता है, ये तो बात हो गई कि MSc डिग्री में इतने नंबर होने चाहिए, बट कौन कौन इस एग्जाम को दे सकता है। तो देखिए, जो लोग MSc को परस्यू कर रहे हैं या फिर मास्टर्स डिग्री को परस्यू कर रहे हैं और अपने फाइनल ईयर में हैं, ठीक है, उनका रिजल्ट क्या है, अवेटेड है, वो क्वालिफाई करे हुए हो चाहे ना क्वालिफाई किए हुए हो, वो क्या कर सकते हैं, सच कैंडिडेट्स विल बी एडमिटेड प्रोविजनली एंड शैल बी कंसीडर्ड एलिजिबल फॉर नेट ओनली आफ्टर दे हैव पास्ड देयर मास्टर्स इक्विवेलेंट डिग्री विद एटलीस्ट 55% मार्क्स। तो जो स्टूडेंट्स ने क्या करा हुआ है, जो लोग अपनी मास्टर्स डिग्री के दौरान हैं, अभी उनकी मास्टर्स चल रही है, वो लोग क्या कर सकते हैं, इस एग्जाम को फिल कर सकते हैं, इस एग्जाम को दे सकते हैं। मिनिमम मार्क्स का क्वालिफिकेशन उनके लिए वही रहेगा। उनको क्या करना पड़ेगा, अपनी डिग्री जो है ना वो क्या करनी पड़ेगी, विथ इन 2 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ नेट रिजल्ट विल बी रिक्वायर्ड। तो इनको अपना एग्जाम जो मास्टर्स डिग्री है वो जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा उससे 2 साल के अंदर अपनी मास्टर्स डिग्री कंप्लीट करनी पड़ेगी। इसका मतलब है आप पहले भी सेमेस्टर में हो ना, तो आप रिजल्ट अवेटेड कैटेगरी में क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि आप JRF के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है। हालांकि यहाँ पर इस बात का थोड़ा सा कंफ्यूजन है, यहाँ पर ध्यान रखिए, आप JRF के लिए भी वैसे एलिजिबल हैं शायद यहाँ पर, ठीक है, आप JRF के लिए भी एलिजिबल हैं, एलिजिबल फॉर नेट ओनली आफ्टर दे हैव पास द मास्टर डिग्री, ठीक है। तो प्रोविजनली आप नेट के लिए क्या होंगे, एलिजिबल हो जाएंगे। मैं इस बात को नीचे कमेंट में पिन कर दूंगा, ठीक है, एक बार डिस्कस करके वापस। तो आप यहां पर एलिजिबल हो जाएंगे। अगर आप मान लीजिए, ये बात हो गई, अगर आपका किसमें रिजल्ट आता है, नेट में या फिर JRF में आपकी रैंक आती है। अगर आपने क्या किया, मान लीजिए MSc के दौरान फॉर्म फिल किया और आपका एडमिशन ओनली में आपका रिजल्ट आया, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, एक ही साल के अंदर क्या करना पड़ेगा, अपनी मास्टर्स डिग्री को क्या करना पड़ेगा, कंप्लीट करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हो गया, अगर एडमिशन ओनली PhD ओनली में नंबर आया तो आप MSc फाइनल ईयर में होने चाहिए, फर्स्ट ईयर में है तो फिर वो भी वैलिड नहीं रहेगा। अगर आपने नेट क्वालिफाई किया है या JRF क्वालिफाई किया है तो फिर उस केस में 2 साल के अंदर आपको मास्टर्स कंप्लीट करनी पड़ेगी। इसका मतलब है आप मास्टर्स लेवल पर इस एग्जाम को दे सकते हैं। इसके अलावा एक और कैटेगरी है, जो लोग 4 ईयर का या फिर 8 सेमेस्टर का बैचलर डिग्री प्रोग्राम कर रहे हैं, उनके लिए मिनिमम मार्क्स 75% होंगे, 5% का रिलैक्सेशन होगा बाकी सब्जेक्ट्स के लिए, और वो लोग भी क्या कर सकते हैं, EWS के लिए 5% का होगा इस वाली कैटेगरी में, और ये लोग क्या कर सकते हैं, अपने नेट का एग्जाम फिल कर सकते हैं। और इनको भी सिमिलरली 2 साल के अंदर, ठीक है, इनको भी 2 साल के अंदर अपना जो भी कोर्स है वो कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पर विथ इन 2 ईयर्स, ठीक है, और विथ इन 1 ईयर अगर सिर्फ एडमिशन ओनली वाला, सेम कैटेगरी सेम सब कुछ फ्रॉम द डेट ऑफ द नेट रिजल्ट, ठीक है। तो ऐसा भी है आपके लिए। अगली बात कर लेते हैं कि एज लिमिट क्या रहने वाली है, एज लिमिट क्या होगी। तो देखिए, JRF के लिए अगर आप चाहते हैं कि आपको JRF मिले तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपकी नॉट मोर देन 30 ईयर होनी चाहिए ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ इन विच ACS-IR नेट एग्जाम इज कंक्लूडेड। जिस दिन आपका एग्जाम हुआ है, ठीक है, जैसे मैंने ये नोटिफिकेशन ली है किसकी, ये वाली ली है जुलाई 2025 वाले एग्जाम की। तो जून 2025 का एग्जाम जिस दिन होगा, ऑन विच डे,
ऑन दैट डे आपका जो एज होनी चाहिए, उस महीने की पहली तारीख को आपकी जो एज होनी चाहिए वो 30 साल से मोर देन 30 ईयर्स नहीं होनी चाहिए, 30 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ इन विच CSIR नेट एग्जाम इज कंक्लूडेड। इसके अलावा 5 साल का आपको रिलैक्सेशन मिलेगा अगर आप ओबीसी, SC ST डब्ल्यू या फिर PWD कैटेगरी में है या फिर वुमेन कैंडिडेट है, तब भी आपको 5 साल का JRF के लिए क्या मिलेगा, अलग से मिलेगा। अगर मान लीजिए आप सिर्फ नेट की बात करें असिस्टेंट प्रोफेसर और PhD वाले में, तो कोई भी अपर एज लिमिट यहां पर आपको देखने को नहीं मिलेगी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एग्जाम आखिरकार किस तरीके से होता है। पहली बात, इस एग्जाम में होती है निगेटिव मार्किंग, और निगेटिव मार्किंग आपकी चलती है कितनी, 25%। अगर कहीं पर 2 नंबर का एक क्वेश्चन है, अगर कहीं पर 2 नंबर का एक क्वेश्चन है, तो वहां पर आपको उसका 1/4 मतलब -0.5 निगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी। अगर आपका क्या है, अगर आपका मान लीजिए 4 नंबर का क्वेश्चन है कहीं पर, तो उस केस में आपकी निगेटिव मार्किंग उसकी 1/2 पार्ट होगी, दैट विल बी इक्वल टू 1 मार्क्स। ठीक है, जैसे देख लेते हैं, जो केमिकल साइंस केमिस्ट्री का जो सब्जेक्ट होता है, उसका सब्जेक्ट कोड 701 होता है। यहां पर आपके पास 3 पार्ट में पेपर होगा। CSIR नेट का पेपर जो होगा आपका 3 पार्ट में होगा। एक होगा आपका पार्ट ए, पार्ट बी जो यहीं पर लिखा हुआ है, यहीं से बता देता हूं। पार्ट ए जो होगा ये होगा कॉमन टू ऑल सब्जेक्ट्स, ये एक जनरल एप्टीट्यूड का एग्जाम होगा, जनरल एप्टीट्यूड का एग्जाम होगा। इसका सिलेबस क्या अभी मैं बताता हूं, सिलेबस क्या अभी मैं बताता हूं। ठीक है, ये आपका एक जनरल एग्जाम होगा। इसमें आपके पास टोटल 20 क्वेश्चंस आएंगे। पहली बात, CSIR नेट के एग्जाम में सारे क्वेश्चंस नहीं करने होते हैं, आपको कुछ ही क्वेश्चन करने होते हैं। पार्ट ए में 20 क्वेश्चन होंगे, सिर्फ आपको 15 क्या करने होंगे, अटेम्प्ट करने होंगे। 15 ही आपको अटेम्प्ट करने होंगे। हर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा और हर क्वेश्चन की निगेटिव मार्किंग आपकी 0.5 होगी। तो इसका मतलब है जो आपका पार्ट ए है, इसमें आपको 80 मार्क्स के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जिसमें से आपको क्या करना पड़ेगा, सॉरी 80 नहीं, 40 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और जिसमें से आपको क्या करना पड़ेगा, 30 मार्क्स के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना पड़ेगा। पार्ट बी की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट बी और पार्ट सी ये आपका हर सब्जेक्ट के हिसाब से अपना अपना होगा। जैसे केमिस्ट्री में पार्ट बी और पार्ट सी में आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो केमिस्ट्री के ही होंगे। पार्ट बी में आपके पास 40 क्वेश्चन होंगे, और इन 40 क्वेश्चन में से 35 क्वेश्चन आप ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट कर सकते हैं। हर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, निगेटिव मार्किंग 0.5 की होगी। तो यहां पर भी एक तरीके से 70 मार्क्स का आपका जो पार्ट सी होगा वो 80 मार्क्स का आएगा, और उसमें से आपको 70 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना होगा। बात समझ में आ रही है। इसके बाद ये चाहिए यहां पर, सॉरी यहां पर आपके पास ये वाला जो पार्ट है, यहां पर कर देते हैं इसको, ये होगा आपका 80 मार्क्स का, और इट्स 80 में से आपको 70 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना होगा। पार्ट सी जो होगा इसमें आपके 60 क्वेश्चन होंगे, 60 में से सिर्फ 25 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होंगे। तो 60 क्वेश्चन होंगे, 25 ही अटेम्प्ट करने होंगे, और हर क्वेश्चन 4 नंबर का होगा। एक क्वेश्चन गलत करोगे तो आपके पास निगेटिव मार्किंग -1 मिलेगी। तो यहां पर आपके पास टोटल यहां पर 25 क्वेश्चन का मतलब हो गया 100 नंबर का पेपर आप यहां पर अटेम्प्ट करेंगे। तो पूरा पेपर अगर मिलाया जाए तो देखिए, पार्ट सी में 60 क्वेश्चन है, और 60 क्वेश्चन 4 नंबर का एक क्वेश्चन है, तो 240 नंबर यहां आते हैं। इसके बाद 80 और 20, तो टोटल पेपर जो होता है CSIR नेट का वो 8 4 12 360 नंबर का आपका पेपर होता है। और इस 360 नंबर में से आपको सिर्फ और सिर्फ 200 नंबर का पेपर अटेम्प्ट करना होता है। तो कितने नंबर लाने पड़ते हैं, क्या मिनिमम टारगेट आपको लेकर चलना चाहिए। देखिए, बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी आप सिमिलरली वीडियो को पॉज करके पूरा पढ़ सकते हैं। सब बाकी सब्जेक्ट के लिए भी मैंने यहां पर लिख दिया, लाइफ साइंस, मैथमेटिकल साइंस और फिजिकल साइंस के लिए। तो बात करते हैं, पहले सिलेबस की बात कर देते हैं कि सिलेबस क्या है, क्या क्या पढ़ना है, फिर कितने नंबर लाने हैं और कैसे लाने हैं, सारी बात कर लेंगे। तो पहली बात, अभी हाल ही में 13 अप्रैल 2026 के दिन ने CSIR ने एक नोटिस जारी करी है, जिसमें उन्होंने 13 अप्रैल से लेकर 14 मई 2026 तक सिलेबस को अपडेट करने की बात कही है, और उसके लिए सजेशंस मांगे गए हैं, जिसके लिए आपका सिलेबस जो है अभी आपका एग्जिस्टिंग सिलेबस है वो चेंज होकर प्रपोज सिलेबस में बदल जाएगा, और ये दिसंबर 2026 के साइकिल में बदला हुआ आपको देखने को मिलेगा। अभी जो सिलेबस है वो इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल केमिस्ट्री के पार्ट में डिवाइडेड है, बट अब जब आप इस एग्जाम को सिलेबस देंगे, एग्जाम देंगे, तो सिलेबस बदल जाएगा।
सिलेबस में सब कुछ अलग अलग डिस्कस किया जाएगा। यहाँ पर सिलेबस अब ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक ना लेकर सिर्फ 18 मेजर टॉपिक्स में डिवाइड कर दिया गया है। इस पूरे डिटेल्ड न्यू सिलेबस को हम लोग एक अलग वीडियो में अलग से डिस्कस करेंगे, ठीक है। बिल्कुल एक एक चीज की, पहले क्या था, अब क्या था, पहले क्वेश्चन कैसे थे, अब क्वेश्चन कैसे हैं। ये सिलेबस आपका पुराना है और ये सिलेबस नया है। अभी आप चाहो तो पॉज करके थोड़ा सा पढ़ लो, मैं इसको अलग से एक वीडियो में डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। सिलेबस की बात करेंगे। बाकी जनरल एप्टीट्यूड का सिलेबस जो है वो आपका ये पहले भी था, वो अभी भी है। न्यूमेरिकल एबिलिटी के क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग के आते हैं, डाटा इंटरप्रिटेशन के आते हैं और ग्राफिक एनालिसिस के क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, ये सिलेबस हो गया। अब कितने नंबर आपको लेकर आने हैं पास होने के लिए, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि पहली बात तो ये समझिए कि टोटल स्टूडेंट्स कितने बैठते हैं, उसमें से कितने स्टूडेंट्स को जेआरएफ मिलती है, कितने स्टूडेंट्स को एलएस कैटेगरी में डाला जाता है और कितने स्टूडेंट्स को क्या करते हैं पीएचडी ओनली में एडमिशन मिलता है। तो देखिए, आपके पास हर साल लगभग 1.5 लाख बच्चा सीएसआईआर नेट के एग्जाम में बैठने को देखने को मिलता है। कभी कभी क्या होता है, स्टूडेंट्स बढ़ जाते हैं जब एग्जाम कंबाइन कर दिए जाते हैं, बट 1,50,000 से 1,60,000 70,000 तक का स्टूडेंट्स हर साल बैठता है। उसमें से जो केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स होते हैं वो लगभग 23% स्टूडेंट्स केमिस्ट्री के होते हैं, 22 से 23% स्टूडेंट्स। तो इन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में से इतने स्टूडेंट्स को क्या करता है जेआरएफ, क्या कहते हैं, देता है, वो क्या कहते हैं, इतने स्टूडेंट्स को क्या करा जाता है, टोटल जेआरएफ दी जाती है, जो कि लगभग 2% होते हैं। और इसका अगर 23% निकालें तो टोटल 700 स्टूडेंट्स को, टॉप 700 स्टूडेंट्स को लगभग हर साल केमिकल साइंस में जेआरएफ देखने को मिलती है। तो जेआरएफ अगर हम लोग बात करते हैं तो जेआरएफ 700 स्टूडेंट्स को मिलेगी। और फिर कैटेगरी वाइज अगर उसको डिवाइड कर दोगे तो 700 में से लगभग 35-36% कैटेगरी में आपके जो स्टूडेंट्स होंगे वो होंगे किसके, जनरल कैटेगरी के। तो जनरल कैटेगरी के लिए लगभग 250 से 260 ऑल इंडिया रैंक तक अगर आप लेकर आते हैं इस एग्जाम में तो आप जेआरएफ के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और डिटेल में जरा डिस्कशन कर लेते हैं, मार्क्स वाइज डिस्कशन कर लेते हैं। दिसंबर 2025 का एग्जाम सबसे लोएस्ट कट ऑफ लेकर हमारे पास आया, जबकि एग्जाम इतना टफ भी नहीं था। आपके लिए जेआरएफ के लिए केमिकल साइंस की जो कट ऑफ गई वो सिर्फ और सिर्फ 97 मार्क्स गई। ईडब्ल्यूएस में ये गई 84.5 गई। ओबीसी में ये कट ऑफ गई 83.5 गई। एसटी कैटेगरी के लिए ये कट ऑफ गई 64.5 गई। एसटी कैटेगरी के लिए ये कट ऑफ गई 54.5 गई। एसटी कैटेगरी का लगभग हर साल 50 नंबर फिक्स होता है। ये 200 में से नंबर की बात मैं आपसे कर रहा हूं। तो आप एक बार वीडियो को पॉज करें। ये आपका जेआरएफ का है, पहली जो कट ऑफ है ये जेआरएफ के लिए है या फिर कैटेगरी 1 की है, और ये दूसरी जो कट ऑफ है ये एलएस के लिए है, जो कि आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर की कैटेगरी के लिए है। इसको देखते हैं, यहां पर अगर कट ऑफ की बात करें तो यहां पर 86 तो 87.5 कट ऑफ गई। किस केस में, लगभग मैं ले रहा हूं, बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं, लगभग मैं ले रहा हूं जनरल कैटेगरी के लिए। ईडब्ल्यूएस के लिए 76 पॉइंट यहां पर 05 हो जाएगी। इसके बाद ओबीसी के लिए 54 तो 55 के आसपास लगभग चली जाएगी, सॉरी 55 नहीं, 75 के आसपास लगभग, ठीक है। एससी कैटेगरी में लगभग 58.05 के आसपास चली जाएगी। एसटी में 50 ही रहेगी, पीडब्ल्यूडी में भी 50 ही रहेगी। तो इस तरीके से आप, ये दिसंबर की कैटेगरी है। इसके बाद अगले साल को फिर से तुम आप चाहो तो यहां पर क्या कर सकते हो, इसको देखो यहां पर पॉज करके 2 से मल्टीप्लाई कर कर देख लो। यहां पर आपकी कट ऑफ जो गई थी जेआरएफ की वो गई थी 101.5, ठीक है। और कट ऑफ ये बढ़ते बढ़ते कभी कभी बहुत ज्यादा कट ऑफ भी जाती है। ये कट ऑफ कभी कभी दिसंबर 2024 में 118 नंबर तक भी गई थी। तो एक सेफ स्कोर की अगर हम बात करें, ये सारी कट ऑफ आप देख सकते हैं। इन कट ऑफ को अगर देखकर हम एक सेफ स्कोर की बात करें, ये जेआरएफ का कट ऑफ का ट्रेंड है। तो अगर आप जेआरएफ का टारगेट कर रहे हैं तो जनरल कैटेगरी में आपका टारगेट 120 प्लस होना चाहिए। बाकी जो आपकी ईडब्ल्यूएस और क्या कहते हैं ओबीसी कैटेगरी होती है उसके लिए आपका जेआरएफ का टारगेट 110 प्लस होना चाहिए। बाकी पेपर जैसा होता है उस पर डिपेंड करेगा, बट आपका टारगेट इतना होना चाहिए। इसके बाद आपका बाकी कैटेगरीज में आप इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा कम करते जाइए, ठीक है। 10-10 नंबर का अंतर होता है। कितना नंबर का अंतर होता है, 10-10 नंबर का लगभग अंतर होता है, ठीक है। तो यहां पर देखिए 97 फिर 10 मार्क्स कम कर दो तो ईडब्ल्यूएस ओबीसी हो जाता है। उसमें से अगर आप 20 मार्क्स कम कर दो तो फिर आपका एससी एसटी आ जाता है। तो इसमें से 20 मार्क्स कम कर देते हैं हम लोग, यहाँ पर हम लोग 20 मार्क्स कम कर देते हैं। तो 20 मार्क्स कम कर देंगे तो हमारे पास एससी एसटी के लिए लगभग 90 मार्क्स का आपका टारगेट होना चाहिए। इससे कम में मत सोचना, अदरवाइज रिस्क हो जाएगा आपके पास।
और पीडब्ल्यूडी के लिए आप 50 मार्क्स को ही लेकर चलिए, ठीक है। ये जेआरएफ का है। फिर इन्हीं मार्क्स में से -10 कर दीजिए, -10 मार्क्स कर दीजिए, तो ये सेफ स्कोर हो जाएगा एलएस के लिए या फिर कैटेगरी 2 के लिए, ठीक है। बाकी थर्ड कैटेगरी का टारगेट मत करना तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। अब बात करते हैं तैयारी हम लोग कैसे करेंगे, तो इसको मैं अलग से एक वीडियो में डिस्कस करूंगा कि हम तैयारी कैसे करेंगे। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। केमिकल साइंस के लिए स्पेशली बात करेंगे। मेरा कहना है सिर्फ आपके लिए आज की इस वीडियो में यह है कि अगर आपने बिल्कुल भी, अगर इससे पहले जैम की तैयारी करी हुई है, अगर इससे पहले जेई की तैयारी करी हुई है, तो फिर आप इस एग्जाम को धीरे थोड़ा थोड़ा पढ़ के डेली, अगर आप 0 से स्टार्ट करें और डेली अगर 2 घंटे पढ़ें तो 6 महीने में इस एग्जाम को क्रैक कर लेंगे। लेकिन अगर आपने बिल्कुल इससे पहले अच्छे से कभी पढ़ाई नहीं करी है, ठीक है, किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की, तो आपको डेली 4 से 5 घंटे डेली पढ़ना पड़ेगा और डेली 4 to 5 आवर्स नेक्स्ट 6 मंथ के लिए आपको डेडिकेट करने पड़ेंगे। अच्छे से आपको सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा, तब आप इस एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। डिटेल में चर्चा करेंगे अगली वीडियो में कि इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक फिजिकल को कैसे तैयार किया जाए, स्पेशली कौन से ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहां से हर साल 200 प्लस नंबर का पेपर आता है आउट ऑफ 360 मार्क्स। इसको आप चाहो तो भी पॉज करके देख सकते हो, बट डिटेल में इसकी चर्चा अलग से करेंगे। किसी विशेष साइकिल में आप ना फंसे, इसकी तैयारी भी हम प्रिपरेशन के दौरान ही करेंगे। और इसके बाद फिर आप अपने प्लान कैसे करें, सब कुछ प्लान करके मैं अलग से आपको बताऊंगा। मैडकेम क्लासेस आपकी कैसे हेल्प कर सकता है, तो पहली बात, हम आपके लिए इसी चैनल पर फ्री यूट्यूब बैच रन करते हैं। अभी इस समय ये फ्री यूट्यूब बैच जून 2026 के लिए चल रहा है। दिसंबर का फ्री यूट्यूब बैच जल्दी ही स्टार्ट होगा, लाइव क्लासेस आपको कराई जाएंगी। बाकी आप ऐप पर मैडकेम क्लासेस के साथ जुड़कर डेडिकेटेड प्रिपरेशन कर सकते हैं और मैडकेम क्लासेस के इन रिजल्ट्स के बीच आप भी अपना नाम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आप सभी के लिए मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइव वर्कशॉप लेकर आ रहा हूं 24 अप्रैल को, 24 अप्रैल 8 PM लाइव ये वर्कशॉप मैडकेम क्लासेस अपने इसी यूट्यूब चैनल पर कराने वाली है, जिसमें मैं आप सभी के साथ गूगल मीट में जुड़ूंगा। आप मुझसे बात कर पाएंगे, पूरे एग्जाम को अच्छे से समझेंगे, प्रिपरेशन स्ट्रेटजी को मेनली हम लोग बात करेंगे केमिकल साइंस के लिए। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। इसके लिए आप लोग जल्दी मैडकेम क्लासेस के साथ जुड़ जाइए। आज मैंने जो ये पूरी इंफॉर्मेशन आप सभी को दी है, ये सारी इंफॉर्मेशन और ऐसे ही जो भी दिसंबर 2026 के सेशंस आने वाले हैं इस चैनल पर, हर सेशन की पीडीएफ आपको मैडकेम क्लासेस के एक ऐप पर एक फ्री यूट्यूब बैच दिसंबर 2026 का आपको देखने को मिल जाएगा। फ्री यूट्यूब बैच CSIR नेट दिसंबर 2026, ये आपको मैडकेम क्लासेस के ऐप पर मिलेगा और वेबसाइट पर भी मिलेगा। मैडकेम क्लासेस ऐप डाउनलोड करिए गूगल प्ले स्टोर से। CSIR नेट कैटेगरी में चाहिए ऑल कोर्सेस या फिर फ्री कोर्सेस पर क्लिक करिए और इस तरीके से फ्री यूट्यूब बैच के अंदर आज की क्लास की पीडीएफ और आने वाले जितने भी पॉडकास्ट होने वाले हैं, ये वर्कशॉप होने वाली, सबकी पीडीएफ उसी में मिला करेगी। तो ये फ्री यूट्यूब बैच होगा, उसको वहां से आप क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी आप madcamclasses.online वेबसाइट पर भी विजिट कर लीजिए। ऐप का मैंने बता दिया, गूगल प्ले madcamclasses.online वेबसाइट पर आपको विजिट करना है। मैडकेम क्लासेस आपने सर्च करना है गूगल पर या फिर सफारी ब्राउजर पर, और madcamclasses.online वेबसाइट पर जाकर CSIR नेट की कैटेगरी में जाकर फ्री ऑल कोर्सेस पर जाकर, यहां से जाकर फिर इसके अंदर ऑल कोर्सेस पर क्लिक करके या फिर फ्री कोर्सेस पर क्लिक करके आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, फ्री कोर्सेस पर क्लिक करके आप अपना फ्री यूट्यूब बैच ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। और ये यूट्यूब बैच अब स्टार्ट हो रहा है, बहुत लंबे समय तक चलेगा, तो इसको ज्वाइन कर लीजिए जाकर। ये मैडकेम क्लासेस की वेबसाइट है, madcamclasses.online सर्च करने पर इस तरीके से वेबसाइट मिलेगी और यहां से आप अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसी तरीके से अगर आपकी कोई डाउट, कोई क्वेरी रह गई हो तो आप इन नंबर्स पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, तो मैं आपको हेल्प आउट करने के लिए बिल्कुल आप सभी के साथ जुड़ा रहूंगा। आने वाले और भी इंपॉर्टेंट सेशंस इसी चैनल पर आने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, किसी भी तरीके का सवाल हो, तो अभी इस वीडियो में कमेंट करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको इन्फॉर्मेशन सही लगी हो, अच्छी लगी हो। कोई बात हो तो आप जरूर कमेंट करिएगा। बाकी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि अगली वीडियो जैसे ही आए और जो वर्कशॉप आने वाली है उसे जरूर ज्वाइन करना है। अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर कराइए। सबके साथ मिलकर हम लोग इस यूट्यूब चैनल के थ्रू आप सभी की CSIR नेट की तैयारी को एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।